हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कई दिनों के बाद आए हुए हैं। तो अब तक हमने मैथ के प्रैक्टिस सेशन में 9 सेटों को कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपने पिछले की सारी क्लासें देखी होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेट नंबर 10 की। एक जल से भरे बेलन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। यदि x सेंटीमीटर त्रिज्या की 10 गोलाकार गेंदें बेलन के अंदर इस प्रकार गिराई जाती हैं कि बेलन में केवल इतना जल शेष रहता है, तो जल x का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक बेलन है तो बेलन का आयतन यानी जिसमें कितना पानी होगा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हमें दी गई है, इसमें क्या 3 लगानी है। तो पाई की वैल्यू 3 और आर कितना है हमारा 18 इंटू 18 इंटू एच। एच हो जाएगा 24 3 72 इंटू 324। तो हमारा ये इसका जो वॉल्यूम होगा 8 4 6 8 2 7 दूनी 14 10 1 8 2 3 3 और ये 2, इतना हमारा ये इसका वॉल्यूम होगा 23,328। अब ये इसमें कह रहा है कि इस गोलाकार 10 गोलाकार गेंदें बेलन के अंदर डाली जाती हैं। तो बेलन का इतना केवल पानी रहता है, यानी जितनी हमारी गेंदों का आयतन है वो उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे यहाँ से अगर हम इसको घटा देंगे कितना बचा, ये 20,768 0 6 5 और ये 2 2560 जो है ये 10 गेंदों का आयतन है। तो गेंदें कितनी है 4/3 पाई आर क्यू इंटू 10 और ये 2560। तो अब हम इसमें देखेंगे पाई की वैल्यू तो 3 दी गई है, 4/3 गुणा 3 गुणा आर क्यू इंटू 10 बराबर 2560। इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 10 से तो ये 0 गया, 3 से 3 गया और 4 से 4 छक्के 24 और 4 चौके 16, यानी आर क्यू बराबर हमारा 64 और आर बराबर हमारा 4। यानी हमसे पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक टीवी सेट का अंतिम नहीं है, अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य 18,000। अब कह रहा है कि 40% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। देखो छूट देगा तो इसका ये रेशियो होता है MRP CP और MRP का ये रेशियो होता है। तो 100 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो CP, 100 में से डिस्काउंट और 100 प्लस लाभ। तो अब हम इसे देखेंगे तो 100 में से कितने का डिस्काउंट जा रहा है हमारा 40%। 100 में से 40 और ये कितना 100 प्लस 10, तो कितना आया हमारा ये 60 और इसकी वैल्यू आ गई 110। ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि ये अंकित मूल्य, यहाँ ना अंकित मूल्य, ये अंतिम मूल्य नहीं है। तो अंकित मूल्य कितना है 18,000। तो 11 की वैल्यू 18,000। अब कह रहा है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 11 की वैल्यू 18,000, हमें कितने की वैल्यू चाहिए 6 की। तो 18 छक्के 108 30, 11 से भाग दोगे 11 नंबर 99, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88। तो हम यह देखेंगे 9 से स्टार्ट होने वाला 9 5 और ये 9 8। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 9818 से ही 2/11 रुपये इसका मूल्य आएगा। आप ऑप्शन से इसको लगाएंगे। अगला सवाल है कि 2 वर्षों के बाद एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित दर से साधारण ब्याज
और चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्रमशः 2400 और 2544। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा है कि जब 2 वर्ष रेट अगर समान है, मूलधन भी समान है, तो हमारा क्या है कि प्रत्येक पहले वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो अगर हम बात करेंगे SI की और ये CI है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, अगर ये 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का कितना आएगा 1200। तो हम ये कह सकते हैं ये भी 1200 और ये भी 1200। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है। और ये भी 1200, ये दोनों वर्ष के समान होगा CI और SI पहले वर्ष के लिए। तो बाकी का ये कितना बचेगा 1200 प्लस 144, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2544 जो ये मूल्य है वो पहले वर्ष का तो 1200 होगा, बाकी का ये 1200 प्लस 144। ये 144 हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो है इस पर मिलने वाला ब्याज है। तो 144 1200 का कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? 12%। यानी हम ये कह सकते हैं कि R बराबर 12%। यहाँ तक आ रहा है? ठीक है, R बराबर 12%। और किसी भी राशि का साधारण ब्याज उसका 1 वर्ष का परसेंट होता है, 1 वर्ष का ब्याज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12% बराबर 1200, क्योंकि पहले वर्ष का ब्याज उसी का परसेंट होगा। 1% बराबर 1 2 जीरो और 100% बराबर 2 जीरो और बढ़ाने, यानी 10,000। कितना होगा 10,000, यानी ऑप्शन नंबर डी, यही आपसे पूछा गया है। अगला सवाल है कि एक समचतुर्भुज के मैदान का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज के मैदान का क्षेत्रफल इतना दिया गया और इसके विकर्ण की लंबाई 72 मीटर है। तो मैदान का परिमाप, अब इसमें देखो ये जो दिया गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमें पता होना चाहिए क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। D1 इंटू D2, D1 D2 से मतलब इनके दोनों विकर्ण बट्टे 2, तो 5 5 4 4 बराबर D1, और एक विकर्ण इसका कितना दिया है 72 मीटर, तो 72 इंटू D2 बट्टे 2। ठीक है, 2 से गया ये 36 बार। अब देखो ये कितना जा रहा है 10 और 8 18, 9 से गया 4 और 9 से 6, 9 एकम 9 छिक्के 54, 4 से 154, यानी D2 बराबर आ गया 154। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये अगर ये समचतुर्भुज है, दिख रहा है ये सही, समचतुर्भुज है A B C और A D, तो अगर ये समचतुर्भुज है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक तो इसका 72 दिया है और एक दिया है 154। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समान काटते हैं, और ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, और बराबर भागों में बांटते हैं और 90 अंश पर काटते हैं, और ये इसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी समान, क्योंकि समचतुर्भुज है। तो हमसे पूछा है इसका परिमाप, तो हमें ए बी ज्ञात करना है, यानी एक भुजा ज्ञात करनी है। तो हम यह देखेंगे कि ये कितना हो गया भाई 36, और ये कितना हो गया 72। तो हम ये देखेंगे 72 का वर्ग कितना होगा, क्योंकि ये और ये इन दोनों का जोड़ के ही तो हमारा ये आएगा। 72 का वर्ग कितना होगा 4 2 7 14, 7 दूनी 14, 49 और 1 50, 4 8 1 4 2 7 14, 49, ठीक। और ये 36 का 1296, 5 1 8 6 और 9 1 0 7 4, बंद करना, पॉज करो।
देखो इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, जैसे कि 154 7, ये 7 आएगा यहाँ, ठीक है, तो ये पूरा गलत हो जाएगा। 77 इंटू 77, 7 सत्ते 49 और 53, 9 3 5, 9 2 9, 59 29, 5929, और ये 36 का, क्योंकि ये बनेगा हमारे 888, 12 96, 5 2 2, 9 6 15, 2 11 12 2 1 11 12 1 2 1 6 7, 72 85, यानी 5 8 और 1 9, यानी 8, यानी ये होगी हमारी भुजा 85 सेंटीमीटर आएगी। यानी आप इसको एक बार फिर से समझ लें कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल d1 इंटू d2/2, ये कितना दिया है 55 44। अगर हम यहाँ से d1 की वैल्यू रखेंगे 72, तो अब इसकी जो d2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 154। अब जब 154 आएगी तो यहाँ से ये जो है 90 अंश पर काटता है और 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये बनता है समकोण त्रिभुज। तो जब ये 154 है तो ये 77, तो ये भी 77, और ये 72 है पूरा, तो ये 36 और ये भी 36, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं ये वाला और इसका वर्ग, क्योंकि कर्ण वाली भुजा ये हो जाएगी, तो इसका 77 का वर्ग देखेंगे 59 29, और 36 का 12 96, तो 72 25 हो जाएगा, जो 85 का वर्ग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि a बराबर 85, परमा पूछा जाएगा तो 4 तो 32 और 1 34, यानी 340, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला सवाल, यदि ब्याज की दर की गणना 6 महीनों के आधार पर अर्ध छमाही ब्याज दे है, तो देखो t बराबर कितना है 1 सही 1/2, तो हम इसको क्या करेंगे, तो 3/2 इंटू 2 से कर देंगे, तो ये 3 वर्ष की तरह ही काउंट होगा, और r हमारी आधी हो जाएगी 10% की, यानी 1/2 से, तो ये हो जाएगा 5%, यानी 1/20। तो ये कह रहा है 48,000 रुपये पर CI कितना होगा, तो हम इसे काउंट करेंगे। 48,000 1/20 कितना होगा, 0 बार 2400, 1/20, तो ये होगा 120, फिर होगा 1/20 6। तो आप ये देख लो, जो 6 वाला होगा लास्ट में वही आएगा, लेकिन 6 वाले 3 है। अब ऐसे कैसे पता करोगे, 3 वर्ष के लिए इसे 3 बार, इसे भी 3 बार, और इसे 1 बार, 360, और ये 6 7200, तो हम कितना CI होगा 7200, 360 प्लस 6 6 6 5, और ये 7566, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, एक प्रोजेक्ट का मूल्य 600 रुपये, AB को कार्य करने में 12 दिन का समय लगता है, लेकिन C की सहायता से 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि A प्लस B कितना समय ले रहे हैं 12 दिन, और A प्लस B प्लस C कितना दिन ले रहे हैं 10 दिन। तो यहाँ से हो जाएगा 60 काम मान लेते हैं हम, कितना 60 काम, तो 5 काम एक दिन में, और ये 6 काम एक दिन में। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सी का हिस्सा पूछ रहा है। तो सी का हिस्सा ना काफ़ी सरल है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। देखो अगर ये तीनों हैं तो तीनों का कितना काम है 6, और ए बी का काम कितना है 5, तो सी का काम कितना हो गया 1। और जबकि 6 काम कर रहे हैं तो और कीमत कितनी है 600, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 600, तो 1 की वैल्यू 100। तो हमारा एक काम कौन कर रहा है सी, तो सी के रुपए कितने मिलेंगे, सी को 100 रुपये। ठीक है, अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% प्राप्त हुए और वह 3630 मतों के बहुमत से जीता। यह डाले गए कुल मतों के 75% मत वैध थे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम मान लेते हैं मत, टोटल मत कितने हैं 100। अब 75% वैध हैं, ये वैध हैं 75% है ना।
तो हम क्या करेंगे, वैध कितने हो गए 75। अब क्या कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों में से 70, तो देखो इसका इसको मिलेंगे 70% और हारने वाले को मिलेंगे 30%, और वह इतने बहुमत से जीता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो 40% होगा वो उसी से जीतेगा, क्योंकि 70 और 30, तो 40 अगर आप देखोगे 2/5, 75 का 2/5, 5 से 15 यानी 30, तो 30 की वैल्यू कितनी है 36, 30। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, डाले गए मतों की संख्या। ये देखो 1 यूनिट की वैल्यू 1 2 1 और डाले गए तो कितने 100 हैं, तो 1 2 1 0 0 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल 27 44 0, यानी ये एक्स वाई के जेड के फॉर्मेट में दिया गया, यानी ये एक्स वाई जेड जो है इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो आप प्राइम फैक्टर को कैसे करोगे, देखो 27 44 0, तो 0 को हम क्या करेंगे, चलो 0 को लिख लेंगे 2 गुणा 5, 27 44, ये कितने का 14 का वर्ग होता है, 14 का सॉरी क्यूब, तो 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 7 गुणा देखो ये 14 14 3 बार हो गया, 14 का क्यूब कितना होता है 27 44। अब हमें क्या करना है, इसको देखो कन्वर्ट करो, 2 1 2 3 4 बार, 2 की पावर 4 गुणा 1 2 3, 7 की पावर 3 और 2 5 की पावर 1। अब इसका ना कंपैरिजन आप इससे कर सकते हो, क्योंकि ये इसी के बराबर रखा है। तो ये क्या लिखा है, x की पावर 4 गुणा y की पावर 1 गुणा z की पावर 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो 2 की पावर 4 है और यह x की पावर 4 है, तो x बराबर 2, y बराबर 5 और z बराबर 7, क्योंकि इसकी पावर 3 है और इसकी भी पावर 3 है। अब यहाँ वैल्यू रख दो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, प्लस y की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 7, 4 + 5 - 7 9 - 7 = 2। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल, एक विद्युत पंप टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 7.5 यानी ए मान लेते हैं कि 5 घंटे में ये भरता है, और a + b 15/2 लिख सकते हैं हम 7.5 को। अवधि के दौरान एक रिसाव बिंदु है। अच्छा ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो छेद है टंकी में, ये अगर ये छेद भी हो जाए तो 7.5 घंटे में टंकी भरी जा रही है। अगर भरी हुई टंकी को ये छेद कितनी देर में खाली करेगा, तो हम क्या करेंगे 15 लीटर की टंकी मान लेंगे, 3 लीटर पर आवर और ये 2 लीटर पर आवर है ना। अब देखो है क्या कि अगर ये ए जब भर रहा था तो ये 3 भर रहा था, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही बी चालू हुआ तो 2 भरा जा रहा है 1 घंटे में। तो इसका मतलब क्या है, बी की वैल्यू ना -1 है। तो बी जब समय लेगा खाली करने में तो टी का 15/1, तो हमारा 15 घंटे का ही समय इसको खाली करने में लगेगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला सवाल, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए ऐसा है इसमें है, पहले तो पूर्णतः विभाजित है, बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की। तो हम क्या करेंगे, देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी थी, 1 2 3 4 5, 5 बार 9 का डिजिट लिखा जाएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो, 8 12 15 और 20 है ना, इनसे विभाजित हो, तो हम क्या करेंगे, इनका पहले हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम होता है सबसे छोटी से छोटी संख्या, और छोटी से भाग देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बार जाएगा, तो यानी बड़ी से बड़ी हमारे पास होगी। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एक तरीका तो एलसीएम का निकालने का अपना पुराना ही है, गुणनखंड मेथड, और यहाँ अगर आपकी पकड़ है फैक्टर पर तो कर सकते हो। 0 का क्या करोगे, 2 गुणा 5 × 2, ठीक, 5 × 3 4 12 आ गया, और 8 के लिए 2 और बचा है, 2 और 5 0, 2 3 6, 6 दूनी 12,
यानी एलसीएम कितना आया 120। ठीक है, अब 120 से हम इसमें देंगे भाग, 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है। 8 बार 960, 9 3 9, 3 बार 9 3, फिर से 9 3, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 39 नहीं होता, 39 अगर ये शेष नहीं बचता तो संख्या पूरी तरह हमारी विभाजित होती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 9 9 9 5 है, इसमें से 39 को हम घटा देंगे, 0 6 9 9 9। ठीक है, तो 99,960 हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इन दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। तो ये थे आपके सेट के आज के 10 क्वेश्चंस, है ना। तो आई होप आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे जिससे कि हम सभी लोगों तक पहुंच सकें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ना हम और लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच।